दर्शकों नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर खरड़ मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया एक मेडिकल टर्म है जिसको इंग्लिश में हाइज बोलते हैं और पंजाबी में बोलते हैं छपाकी। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका डिफरेंट नाम हो सकता है, लेकिन मेनली है आर्टिकेरिया। अच्छा, आर्टिकेरिया एक्चुअली क्या है, होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, फिनोमेना है, जो हमें बाहर से कोई चीज़, कोई फॉरेन बॉडी अगर हमारी बॉडी को अटैक करती है तो उससे लड़ने के लिए वो सिस्टम जो है काम करता है। और वो सिस्टम कैसे काम करता है कि देखिए, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं जिनको बोलते हैं मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स। वो सेल्स जो हैं एक हिस्टामिन नाम का एक केमिकल बनाते हैं। वो जो हिस्टामिन है, एक्चुअली वो हिस्टामिन का काम क्या है? वो हिस्टामिन का काम है कि जैसे ही कोई चीज बाहर से एंटर करती है तो हिस्टामिन रिलीज होती है। तो वो हिस्टामिन का काम है कि हमारी जो कैपिलरी वेसल्स हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको डायलेट करना। और जैसे ही वो डायलेट होती हैं, खुल जाती हैं, तो हमारे जो फाइटिंग सेल्स हैं, जो वाइट सेल्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं लड़ने के लिए। ब्लड वेसल से वो उनको बाहर आना पड़ता है लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए, ताकि जहां वो बैक्टीरिया है या वो वायरस है या वो केमिकल है, कुछ भी उससे लड़ने के लिए वो जो वाइट सेल्स हैं, जो उनको हमारी वेसल से बाहर आना पड़ता है। तो हिस्टामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है उस सारे प्रोसेस के लिए कि वो वेसल्स का डायलेट होना, फिर उसमें से वाइट सेल्स का बाहर आना और लड़ाई होना, और लड़ाई में हमारे सेल्स का जीत जाना। ये एक प्रोसेस है। लेकिन अगर वो हिस्टामिन जो है वो बार बार बनने लगे या ज्यादा बनने लगे, जिसकी जरूरत हमें नहीं है, तो क्या होगा? होगा ये कि बेसोफिल, वो जो हमारे वाइट सेल्स हैं, वो बाहर आएंगे, उसके साथ कुछ फ्लूइड भी बाहर आएगा और हमारी बॉडी के ऊपर जो है स्मॉल बम्प्स या स्वेलिंग्स आ जाएंगे। अच्छा, वो आर्टिकेरिया में कुछ ऐसा ही होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो है बम्प्स बन जाते हैं कि छोटे छोटे जो हैं वो स्वेलिंग आ जाती हैं। वो स्वेलिंग जो है वो लाल हो सकती है, वो थोड़ी येलोइश या पेल हो सकती है, वो स्किन कलर की हो सकती है, तीनों ही कलर्स के हो सकते हैं। बहुत सीवियर हो तो लाल होगी, बिल्कुल ऐसे रेड पैचेस बन जाएंगे, मतलब स्वेलिंग आ जाएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूं किस तरह की स्वेलिंग होगी, वो इस तरह की स्वेलिंग हो जाएगी। देखिए, ये देखिए, ये जो है हमारी बॉडी के ऊपर इस तरीके से ये ऐसे बन जाएंगे, चकते बन जाएंगे। ये चकते जो है पहले छोटे होंगे, फिर आपस में इकट्ठे होंगे एक बड़ा चकता बना देंगे। तो ये एक इसकी जो है एक टाइप है। दूसरा है टाइप ये कि बिल्कुल स्किन कलर के होंगे और ऐसे लगेगा जैसे ये स्पॉट से ऊपर उभरे हुए स्पॉट्स हैं ये, ठीक है। और इन चकतों के बीच में खारिश होगी, बर्निंग हो सकती है और पेशेंट जो है बहुत रेस्टलेस फील करेगा। और ये कंडीशन जो है ये टेम्परेरी होती है, थोड़े समय के लिए रहती है। हो सकता है 1-2 घंटे रहे, हो सकता है 1 दिन रहे, लेकिन ये टेम्परेरी होती है, ये अपने आप डिसअपीयर हो जाती है। अब ये जो कंडीशन है, ये जिन पेशेंट्स में होती है उनमें बार बार इसका अटैक आता है। अच्छा, अब आते हैं कि इसके कारण क्या है कि आर्टिकेरिया जो है होता क्यों है। देखिए, आर्टिकेरिया के जो मेन जो रीजन हैं, सबसे बड़ा रीजन जो मैंने मेरे तजर्बे ने मेरे को सिखाया है वो है कि जो लोग इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं
ज़्यादा अंग्रेजी दवाई लेना इसका सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स जब आते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, हिस्टामिन रिलीज होती है और आर्टिकेरिया जो है होने लगता है। दूसरा कारण इसका है कोई स्टिंग हो जाए, यानी कि कोई कीड़ा काट ले, ठीक है, कोई ततैया काट ले, जैसे वो पीले पीले ततैये रहते हैं जो आजकल गर्मियों में उड़ते रहते हैं, वो काट ले, मधुमक्खी काट ले, तो उसका जो मतलब जहर होता है, पॉइजन होता है, वो जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आर्टिकेरिया जो है हो जाता है। अच्छा, अगला कारण इसका होता है कि पोलन्स, जैसे जब जिसको बोलते हैं पुंगारे की जो सीजन आता है, जब जो है प्लांट्स में जो है वो फूल और फिर उसमें जो लगते हैं और वो पोलन्स जो होते हैं ग्रेन्स उसके, वो बनने लगते हैं और गिरने लगते हैं, तो वो भी जो है उनकी स्मेल जो होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, या वो चीज़ जो पेशेंट उनके कंटेक्ट में आता है तो आर्टिकेरिया हो जाता है। अगला इसका रीजन हो सकता है प्लास्टिक जो है कि प्लास्टिक गुड्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो भी जो है आर्टिकेरिया का कारण हो सकते हैं। अच्छा, अगला है कि एक्सट्रीम कोल्ड, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी कई पेशेंट जो है रिएक्ट करने लगते हैं, या कोई एक्सरसाइज करते हैं पेशेंट, एक्सरसाइज करने से भी ये प्रॉब्लम जो है हो सकती है। लेकिन जो मेन इसका रीजन है वो रीजन तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक्सटर्नल केमिकल जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है वो एंटर करेगा अंदर। और आपको पता ही है कि इंग्लिश जो मेडिसिन हैं वो तो केमिकल्स हैं ही, और मोस्टली केमिकल से ही ये प्रॉब्लम होती है। और एक इसका कारण हो सकता है कि सप्रेशन ऑफ डिजीज, कि जैसे किसी बंदे को मलेरिया हुआ और मलेरिया को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देके सप्रेस कर दिया गया, तो इस तरीके का रिएक्शन होने लगता है, आर्टिकेरिया जो है ये होने लगता है बार बार, और पेशेंट को ये पता नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम मेरे को कहाँ से आ गई, कैसे हो गई। तो वो बोलेगा मेरे को कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे को आने लगी। लेकिन मैंने देखा है कि सप्रेशन ऑफ डिजीज के बाद भी जो है ये आर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। इसलिए ये है इसके मेजर कारण, सप्रेशन ऑफ डिजीज, ओवर डोज ऑफ ड्रग, या कह लीजिए कि ड्रग्स के प्रति जो बॉडी हमारी जो रिएक्ट करती है, कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और रिएक्ट करने लगती है। कोई पॉइजनस कीड़ा काट ले तो भी ये आर्टिकेरिया होने लगता है। तो ये है, या कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे तो भी ये जो रिएक्शन होने लगता है ऐसा, और आर्टिकेरिया हो जाता है। तो मतलब ये इसके हैं मोटे मोटे कारण। लेकिन बेसिकली साइंस वैसे इसका पता नहीं चला पाई आज तक कि आर्टिकेरिया क्यों होता है या किस केस में ऐसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में इसका कारण मिलता ही नहीं कि कहां से आया है, क्योंकि ये सारी असम्पशंस हैं। लेकिन क्यों का जवाब वैसे साइंस जो है आज तक नहीं दे पाई कि क्यों होता है। बस होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। और इसका सिम्टम्स क्या है, मेनली सिम्टम्स क्या है, ऐसे चकते पड़ेंगे, लाल होंगे, पीले होंगे, या स्किन कलर के चकते होंगे, पहले छोटे होंगे, हो सकता है बाद में मिलके एक बड़ा चक्का बना दें, और उसमें बहुत भयंकर खारिश होगी और बर्निंग भी हो सकती है, और पेशेंट जो है बहुत रेस्टलेस फील करेगा और चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मेरे को इससे रिलीफ मिल जाए। तो ये हुआ आर्टिकेरिया। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है। अगर वो मेडिसिन कोई ले रहा है तो हमें ये कोशिश करनी है कि उस मेडिसिन से उसको हटाया जाए, वो मेडिसिन जो है उसकी बंद कराई जाए प्रॉपर ट्रीटमेंट करके। प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब ये है कि कोई बंदा जो है, कोई आज तो देखिए क्या ट्रेंड चला हुआ है कि अगर बीपी है तो बीपी की गोली ले लो, अगर शुगर है तो शुगर की गोली ले लो, अगर थायराइड है तो थायराइड की गोली ले लो, और अगर तीनों है तो तीनों की गोलियां इकट्ठी ले लो, इकट्ठी करके तीनों ही गोलियां लेते रहो। तो मतलब इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है ना, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये ह्यूमन फ्रॉड है ये। क्योंकि देखो, हमारा सिस्टम जो है ये एक चेन में काम करता है। ये ऐसे नहीं है कि ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं ये एक कोऑपरेशन में काम करते हैं, एक चेन में काम करते हैं।
तो अगर एक सिस्टम अपसेट हुआ तो दूसरा डेफिनेटली अपसेट होगा, और दूसरा हुआ तो तीसरा भी अपसेट होगा। तो इस तरीके से एक चेन में ABCD सिस्टम जो हमारे सारे हैं वो सारे जो है रिएक्ट करने लगते हैं, और हमारा सिस्टम जो है वो सारा जो है वो सिम्टम्स दिखाने लगता है। तो इसलिए इसको आर्टिकेरिया को अगर हम इस तरीके से ट्रीट करें कि ये आर्टिकेरिया है और हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन ड्रग देके इसको ट्रीट करें, और एंटी हिस्टामिन से क्या होगा कि हिस्टामिन जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। लेकिन हिस्टामिन तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वो तो अगर वो प्रोड्यूस नहीं होगी तो आप मेरे को बताओ कि आप बीमारी से कैसे लड़ोगे? कि अगर बाहर से कोई केमिकल एंटर करेगा, कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा, कोई वायरस एंटर करेगा, या कोई पॉइजन एंटर करेगी, तो उससे लड़ोगे कैसे? आपने तो अपने सिस्टम को ही सत्यानाश कर दिया, आपने सिस्टम का सत्यानाश कर दिया एंटी हिस्टामिन ड्रग लेके। तो इसलिए ये जो एंटी हिस्टामिन ड्रग का फॉर्मूला है ना आर्टिकेरिया में, ये सही नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा फिर वही बात जो मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कि सारी पेशेंट की हिस्ट्री में जाया जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि ये प्रॉब्लम कैसे हुई, कहां से हुई, और फिर उसका जो है उसकी मेडिसिन को निकाला जाए। अब देखो ये जो नेट पे डाला हुआ है कि अगर आपके आर्टिकेरिया हो जाए तो आप जी अपने कोल्ड कंप्रेस लगाइए, आइस अप्लाई कीजिए, ठंडा रखिए, ठंडे कमरे में रखिए अपने आप को। ऐसा कुछ नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि जब आर्टिकेरिया होता है तो कई पेशेंट्स में आर्टिकेरिया जब होता है तो उनको गर्मी से रिलीफ मिलता है, ऊपर से कपड़ा लेने से, ढकने से उनको आराम मिलता है। तो अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि ये चीजें जो है सिर्फ होम्योपैथी में हैं, ये चीजें जो है ना एलोपैथी में है ना आयुर्वेदिक में है, ऐसा कुछ है ही नहीं। उनके पास ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं है, बस उनके पास तो स्पेसिफिक मेडिसिन है कि ये इसके लिए दे दो और ऐसा फार्मूला अप्लाई करो। ऐसा कुछ नहीं। हर बंदे को मैंने बोला था, मैंने रिसेंटली अपनी वीडियो डाली थी इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर कि हर पेशेंट का अपना रिएक्शन है, वो अपने तरीके से रिएक्ट करता है, वो खाता है, वो उसका अपना खाने का टेस्ट है, उसका अपना बढ़ने का ढंग है, उसको गुस्सा कितना आता है, ठीक है, उसको गुस्सा नहीं आता, उसका रोना आता है कि नहीं आता, ये सारी चीजें जो अलग अलग हैं। हर पेशेंट की जो है ये जो रिएक्शन है सबका अलग अलग है, इसलिए मेडिसिन भी एक नहीं हो सकती। तो आर्टिकेरिया का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी में है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, और कोई तरीका इसको ठीक करने का नहीं है। लोग सालों तक मैंने देखा है एंटी हिस्टामिन लेते रहते हैं, और एंटी हिस्टामिन लेने के बाद जब तबीयत और बिगड़ जाती है या किडनीज फेल हो जाते हैं तो फिर बस वही डायलिसिस और हॉस्पिटलों के चक्कर, और जो पैसे सारी जो उम्र कमाए हैं वो सारे पैसे डॉक्टरों को दे दिए। तो जब मैं पेशेंट से बात करता हूं तो पेशेंट्स मेरे साथ हर तरीके का सवाल पूछते हैं, कम्युनिकेट करते हैं मेरे से। तो मैं कई बार थक भी जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने पेशेंट्स को नहीं बोलता कि भाई तू बंद कर टेलीफोन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल जो डॉक्टरों का चलन है वो ये है कि पेशेंट से बात नहीं करनी और उसको वो मेडिसिन देनी जो उसको हमेशा पेशेंट बना के रखे, जो कभी भी उसको उस कंडीशन से निकलने ना दे। तो मैं बार बार बोलता हूं पेशेंट से कि भाई अपने आप को निकालो। अनेकों पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, एसिड रिफ्लेक्स है मेरे को जी, अभी 2 महीने से हुआ है, 3 महीने। मैं उनको बोलता हूं कि अभी तो एसिड रिफ्लेक्स ही है भाई, कल को ये लेक्सलेस होगा, कल को ये गैस्ट्राइटिस में चेंज हो जाएगा, कल को एंट्रल गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, फिर आपको हाइटस हर्निया हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं इसके, अगर आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो फिर क्या होगा, फिर यही कुछ होगा। तो लोग इस बात को नहीं समझते। लोग जैसे मेरी वीडियो है जो हर्पीज जोस्टर पे है, लोग क्या करते हैं कि मेरे को कॉल करते हैं और फिर पूछते खर्चा कितना, फिर टेलीफोन बंद कर देते हैं, और फिर वही लोग फिर मेरे पास 2 महीने 3 महीने बाद फिर मेरे पास फिर दोबारा कॉल करते हैं किसी और नंबर से कि हमें ये हुआ था, अब ये पेन हट नहीं रही। तो मतलब लोगों का ये ट्रेंड जो मैंने देखा है कि बड़ा अजीब है कि लोग जहां मतलब जिस बीमारी का इलाज जो है 10 पैसे से होना है उस पर लाख रुपए लगाना, ये अक्लमंदी नहीं है। तो इसलिए लोगों को मैं एडवाइस कर रहा हूं सबको कि भाई सही तरीके से टाइम पे इलाज जो ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर जो है वो लाखों रुपए आपके बच सकते हैं, आप जो है हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने से बच सकते हो। तो मैं बार बार बोलता हूं कि होम्योपैथी इज द बेस्ट, लेकिन अब होम्योपैथी के डॉक्टर नहीं है वो अलग चीज है।
वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी जो है वो अंग्रेजी डॉक्टरों को देख के, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को देख के वो पेटेंसी पे काम करने लगे हैं, पेटेंट देने लगे हैं कि बस ये उठाई और ये रिक वैक की ये मेडिसिन आती हैं, ये नंबर दे दिया, वो नंबर दे दिया। लेकिन इससे पेशेंट ठीक नहीं होता। पेशेंट को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। और कभी भी देख लेना आप, जो क्लासिकल प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ वही प्रॉपरली पेशेंट को ठीक करते हैं, अदरवाइज पेशेंट ठीक नहीं होते और पेशेंट जो है वो सफर करते रहते हैं सारी उम्र और उनकी बीमारी जो है वो प्रोग्रेस करती रहती है और अल्टीमेटली सारा पैसा वो पेशेंट डॉक्टर को दे देते हैं और फिर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। तो जो मैंने बातें करी हैं उनको सोचिए, समझिए, उन पे अमल कीजिए और अपने पैसे बचाइए, अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।